अनकही मोहब्बत पार्ट 12। मुझे सुबह से अपने साथ ले आया है और यहाँ पर अपने सामने ऐसे बिठा कर रखा है जैसे मैं इसकी कोई माशूका हूँ। ये बोलते हुए देव अपने अजीब अजीब मुंह बनाता है। तभी अधीर की नज़र इस पर चली जाती है। अधीर देव को मुंह बनाते देखकर बोला, क्या तुम शांति से थोड़ी देर नहीं बैठ सकते? ये अजीब गरीब मुंह बनाकर ज़रूरी है दिखाना? देव की सुनकर आंखें बड़ी हो जाती है। वो भड़कते हुए अधीर से बोला, एक तो मैं कल पूरे दिन तुम्हारे उस सरप्राइज़ के लिए भटकता रहा, फिर पार्टी में भी आ गया, और तो और रात में मुझे उस चुड़ैल ने सोने तक नहीं दिया। फिर भी तुम मुझे ये सब कह रहे हो। मैंने बोला था तुमसे कि तुम मुझसे इतनी सुबह अपने साथ लेकर आओ। अधीर भी गुस्से से बोला, अच्छा तो क्या तुम मना नहीं कर सकते थे वहां जाने से? अच्छा तो यही होता कि तुम वहां नहीं गए होते। ये जो कुछ भी हो रहा है सब उसकी वजह से है। देव भी उसी टोन में बोला, अच्छा जी, एक तो मैंने तुम्हारा काम किया फिर भी तुम मुझ पर ही भड़क रहे हो, ये कहाँ का इंसाफ है? वो दोनों ही ऐसे बातों बातों में लड़ने लगते हैं। दोनों की गुस्से होने की वजह से कोई और नहीं बल्कि लड़कियां थी। थोड़ी देर लड़ने के बाद दोनों शांत होकर बैठ जाते हैं। तभी देव अधीर से बोला, वैसे हम दोनों लड़ क्यों रहे हैं? अधीर भी इस पर बोला, हाँ, हमें तो लड़ने का कारण ही नहीं पता। देव बोला, अच्छा तुम बताओ कि तुम किस बात पर गुस्सा हो? अधीर अब देव को सारी बात बता देता है कि कैसे मोंटी के आने के बाद राधिका उस पर ध्यान ही नहीं दे रही है। जिसे सुनकर देव तरस भरी नजरों से अधीर को देखते बोला, सच में तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। तुमने भाभी के लिए कितना कुछ किया लेकिन वो तुझे एक टैडी बियर के लिए भूल गई। अधीर देव से बोला, अच्छा वो सब छोड़ और ये बता कि तू गुस्से में क्यों है? देव बोला, यार भाई तेरी उस साली ने तो मेरा जीना हराम कर दिया है। जहाँ देखो वहीं पर वो नजर आती है, और तो और अब वो रात तक मैं सोने नहीं देती। देव अब अपने हाथ अधीर के हाथ पर रखते बोला, तुझे पता है भाई, वो मुझसे रोज रात को वो सब करवाती है। ये सब बोलते हुए देव का चेहरा रोने जैसा हो जाता है। वही अधीर तो देव की बात सुनकर हैरान रह जाता है और उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। अधीर देव से बोला, क्या तुम दोनों के बीच में वो सब कुछ भी हो गया? देव ये सुनकर अधीर को देखता है और बोला, वो सब मतलब? जैसे ही देव अधीर की बात समझता है वो जल्दी से बोला, ए तुम कुछ भी गलत सलत मत समझो, मैं तो बस खाना बनाने की बात कर रहा था कि वो रोज रात को मुझसे खाना बनवाती है। अधीर वो सब सुनकर चैन की सांस लेता है। फिर वो खुद से बोला, थैंक गॉड, नहीं तो मुझे तो लगा कि तुम दोनों के बीच में सब कुछ हो गया है। देव अपनी आंखें छोटी करते बोला, सब कुछ हो गया है, इससे तुम्हारा मतलब क्या है? अधीर कुछ नहीं बोलता लेकिन देव अब सब समझ गया था। वो बोला, आखिर तुम मुझे समझते क्या हो? तुम्हें क्या लगा कि मैं कोई ऐसा वैसा लड़का हूँ? अपनी बीवी के अलावा मैं कभी किसी लड़की को टच तक नहीं करूंगा। अधीर अपनी आंखें छोटी करते हुए, सच में? देव इस पर हंसते बोला, हाँ लेकिन अभी मेरी बीवी कहाँ आई है, इसीलिए अभी सब चल सकता है। अधीर को भी अब हंसी आ जाती है और वो हंसते बोला, साले सुधर जा। दोनों ही अब हंसने लगते हैं। वही ऑफिस के बाहर एक कार आकर रुकती है जिसका गेट खुलता है और हुस्नी की परिया कार से बाहर आती है। वो कोई और नहीं बल्कि हमारी राधिका और पलक थी। पलक राधिका से बोली, क्या यार मेरा चलना ज़रूरी है क्या? तुम जाकर जीजू से मिलाओ ना। राधिका ये सुनकर वापस मुड़ जाती है और जाकर कार में बैठने लगते हैं, जिसे पलक रोकते बोली, अच्छा बाबा ठीक है, मैं चलती हूँ ना साथ में, तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? अब दोनों लड़कियां कंपनी के अंदर चली जाती है जहां राधिका को देखकर गार्ड अपना सर झुका लेता है। दोनों ही लड़कियां सीधे अधीर की cabin की तरफ बढ़ जाती है। सब लोग उन्हें ही देख रहे थे और आपस में बात कर रहे थे कि हमारी लेडी बॉस कितनी ब्यूटीफुल है, लेकिन उनके साथ में जो दूसरी लड़की है वो कौन है? राधिका जहाँ से निकल रही थी सभी उसे रिस्पेक्ट दे रहे थे क्योंकि पिछली बार की बात सभी को पता है कि उस बार क्या हुआ था। पलक बोली, यार राधिका मुझे जाने देना, देख सब लोग मुझे कैसे देख रहे हैं। राधिका इस पर बोली, जिसे देखना उसे देखने दे, वो उनका काम है, तुम उन सबको इग्नोर करो। ये बोलकर राधिका पलक का हाथ पकड़ लेती है। इधर ऑफिस में दोनों लड़के सोच में पड़े थे। तभी देव कुछ सोचते बोला, वैसे भाई मेरे पास एक आइडिया है जिससे तुम भाभी को मना सकते हो और भाभी उस मोंटी को छोड़कर तेरे पास आ जाएगी। अधीर अपनी चमकती हुई आंखों से देव को देखते हुए, ओ कैसे? देव बोला, तुझे भाभी को प्रपोज करना चाहिए क्योंकि लड़कियों को ये सब पसंद आता है। अधीर बोला, लेकिन मैं तो उसे बता चुका हूँ कि मैं उससे प्यार करता हूँ। देव बोला, अच्छा तो क्या अभी तक तुमने उन्हें कुछ स्पेशल फील करवाया, उन्हें प्रपोज किया? अधीर सोचते बोला, नहीं। देव, बस ये क्या? तो फिर यही गलती है तुम्हारी, तुम्हें भाभी को प्रपोज करना चाहिए। अधीर, लेकिन मैं उसे कैसे प्रपोज करूँ? देव ये सुनकर कुछ सोचता है लेकिन फिर एकदम से खुश होकर बोला, मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम दोनों इसकी प्रैक्टिस करें? अधीर कंफ्यूज होते हुए बोला, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो देव बोला, तुम मुझे भाभी समझो और प्रपोज करो, इससे तुम्हारी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, बाद में तुम वैसे ही भाभी को प्रपोज करना।
देखना भाभी तो तेरे प्यार में गिर ही जाएगी। अधीर भी देव की इस बात के लिए मान जाता है। अब वो दोनों लड़के एक दूसरे के सामने थे। देव इस वक्त राधिका बना हुआ था। अधीर देव को फूल देते हुए बोला, जान मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। तो तुम मुझसे प्यार करती हो ना? बात तो प्यार की कर रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर प्यार के भाव भी नहीं थे, जिससे चिढ़कर देव बोला, तुम ये सब क्या कर रहे हो? तुम भाभी को प्रपोज कर रहे हो कि धमकी दे रहे हो? अरे थोड़े इमोशन के साथ बोलो, थोड़े प्यार से। अधीर भी अब इसके लिए मान जाता है। अधीर अब अपनी आंखें बंद करता है तो उसकी आंखों के सामने राधिका का चेहरा था। वो राधिका को इमेजिन करते हुए स्माइल करता है। अधीर अब अपनी आंखें खोलता है और अपने सामने खड़े देव को देखता है। फिर अपने घुटनों में बैठ फूल को उसकी तरफ बढ़ाते हुए प्यार से बोला, जान आई लव यू। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं कभी भी तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी जिंदगी में हमेशा मेरी हमसफर बनकर मेरे साथ चलो। देव ये सुनकर खुश हो जाता है। तभी अधीर आगे बोला, क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? तो तुम भी बोलो ना, आई लव यू। देव अब शर्माते बोला, आई लव यू टू। दोनों अपने मन में ही खोए हुए थे, इस बात से बिल्कुल अनजान। कोई और दरवाजे पर खड़ा उन दोनों की बातें सुनकर शौक में है। दरवाजे पर खड़ी राधिका और पलक जब भी ये बात सुनती है तो दोनों शॉक रह जाती है। वही अपनी आंखें फाड़े अपने सामने चल रहे रोमांटिक सीन को देख रही थी। पलक वैसे ही दोनों को देखते हुए बोले, ये सब कुछ क्या चल रहा है? और क्या तुम दोनों? पलक ये बोलकर रुक जाती है। वही उसकी आवाज सुनते ही दोनों लड़कों का ध्यान उस तरफ आता है। वो जैसे ही राधिका और पलक को देखते हैं वो शौक रह जाते हैं। बेचारा अधीर जो अभी अपने घुटनों पर बैठा हुआ था वो तो झटका खाकर नीचे ही गिर गया था। लेकिन देव उन दोनों को समझाते बोले, देखो तुम दोनों जो देख रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन राधिका उसकी बात नहीं सुनती और वहां से चली जाती है। पलक अब दोनों को अजीब से देखते बोले, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम दोनों अलग ही मिजाज के हो और तुम्हें लड़के पसंद है। देव बोला, देखो जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। पलक बोली, अच्छा तो क्या अभी मेरी आंखों ने जो देखा वो सब झूठ है? आप ही बताइए जीजू। लेकिन अधीर तो वहां पर था ही नहीं, वो पहले ही राधिका के पीछे चला गया था। पलक खुद से बोली, ये कहाँ गए? देव, उसे जहाँ जाना चाहिए वहीं गया है। लेकिन पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम कोई मैनर्स नहीं है कि कोई किसी के कैबिन में ऐसे बिना नॉक किए आता है भला? पलक इस पर चिढ़ते हुए देव की तरफ जाती है और उससे बोली, अच्छा जी, और तुम बताओ यदि हम ऐसे नहीं आते तो क्या हमें तुम्हारे बारे में पता चलता, या फिर तुम हमारी पीठ के पीछे ये सब कुछ भी चला रहे हो? देव चिढ़ते हुए बोला, देखो तुम बिना सबूत के हम पर उंगली नहीं उठा सकती। पलक भी गुस्से में बोली, अच्छा और अभी मैंने जो अपनी आंखों से देखा तो उसका क्या? देव ये सुनकर अपना सर पकड़ लेता है और बोला, बालों को खींचते हुए बोला, अब तुम्हें मैं कैसे समझाऊं? पलक बोली, देखो तुम्हारी इसमें कोई भी गलती नहीं है। मुझे पता है कि ये सब तुम्हारे अंदर मौजूद हार्मोन्स की वजह से है, लेकिन तुम्हें इससे सब समझना चाहिए। देव पलक की बात सुनकर हैरान था। उससे बोला, ये लड़की बोलना क्या चाहती है? क्या ये मुझे वो समझ रही है? देव को इस पर बहुत गुस्सा आता है। तभी पलक बोली, देखो यदि तुम्हें कोई और प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे बोल सकते हो। मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। अब तो सारी हदें पार हो गई थी। देव गुस्से से चिल्लाकर बोला, जो तुम मुझे समझ रही हो मैं वो नहीं हूँ। मैं पूरा आदमी हूँ। लेकिन पलक उसकी बात पर कहाँ यकीन करने वाली थी। देव अब गुस्से से बोला, अच्छा तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं है ना? तो मैं तुम्हें अभी साबित करके दिखाता हूँ। ये बोलकर देव पलक को पकड़कर दीवार से सटा देता है और उसके होठों पर अपने होठ रख देता है। पलक तो इससे एकदम शॉक होकर रह जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ अभी क्या हुआ। वो बिल्कुल बर्फ के जैसे जम गई थी। वही देव उसके होठों को चूमने लगता है। पलक को जब एहसास हुआ तो वो अपने आप को उसे छुड़ाने की कोशिश करने लगती है और अपने हाथ देव के सीने में मारती है। लेकिन देव पलक के दोनों हाथों को अपने एक हाथ से पकड़कर ऊपर कर लेता है और अपनी बॉडी से उसे दबा लेता है। बेचारी पलक देव के सामने आज कमजोर पड़ गई थी। वही देव को पता नहीं क्या हो जाता है। उसे पलक को किस करना अच्छा लग रहा था। उसे एक अलग ही खुशी की अनुभूति हो रही थी। वो पलक को ऐसे ही किस करता है। थोड़ी देर बाद जब पलक को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, पलक देव की होठों में जोर से बाइट कर देती है, जिससे देव दर्द के मारे उसे छोड़ देता है और उससे दूर हो जाता है। पलक जैसे ही उसे छोड़ती है तेज तेज सांसें लेने लगती है। वही देव अपनी कटी हुई होठ पर हाथ रखकर खून को देखता है, लेकिन उसके चेहरे में दर्द की एक लकीर तक नहीं थी। उसके फेस में एक अलग ही खुशी थी। पलक देव पर चिल्लाते बोली, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम पागल हो गए हो? देव अभी क्रीपी स्माइल के साथ बोला, मैं पागल नहीं हुआ, बल्कि मैं तो तुम्हें यकीन दिला रहा था कि मैं एक फुल मैन हूँ और मुझे उम्मीद है कि तुम्हें भी अब भरोसा हो गया होगा। पलक गुस्से से देव को देखती है। देव अपने होठ पर अंगूठा फिराते हुए बोला, और यदि तुम्हें यकीन नहीं हुआ तो फिर मैं तुम्हें और अच्छे से यकीन दिला सकता हूँ।
लेकिन इस बार हम किस्से को ज्यादा ही करेंगे। देव की बेशर्मी भरी बातें सुनकर तो पलक हैरान रह जाती है। वो गुस्से से बोली, खबरदार, जो तुमने मुझे कुछ भी गलत सलाह सोचा मेरे बारे में तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। देव धीरे धीरे अपने कदम पलक की तरफ बढ़ाते बोला, वो तो तुमने पहले ही ले ली है मेरी जान, अब तो मेरी बारी है तुम पर अपनी जान लौटाने की। देव की ऐसी बातें सुनकर पलक हैरान रह जाती है और गुस्से से वहां से जाते बोली, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया और पागल हो गए हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और ऑफिस का दरवाजा खोलकर वहां से भाग जाती है। देव के फेस में ये देखकर स्माइल आ जाती है और वो उसी स्माइल के साथ बोला, ओ मेरी जान, अब तो तुम इस दिल में उतर चुकी हो जहाँ से निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, और देखना जल्द ही मैं तुम्हारे दिल में भी राज करूंगा। देव ये बोलते हुए अपने होंठ को चाटता और स्माइल करते बोला, सो स्वीट। वहीं दूसरी तरफ राधिका कैबिन से निकलकर सीधा लिफ्ट में चली जाती है। राधिका को भी बहुत अजीब लग रहा था जो कुछ भी उसने अपनी आंखों से देखा था। उसे सोचकर राधिका जल्दी से लिफ्ट का दरवाजा बंद करती है, लेकिन तभी एक पैर आकर लिफ्ट को बंद होने से रोक देता है। राधिका ये देखकर हैरान रह जाती है। तभी लिफ्ट फिर से खुली और अधीर लिफ्ट के अंदर चला गया। अधीर राधिका से बोला, जान, जो कुछ तुमने अभी देखा वो सच नहीं है। राधिका अधीर से दूर होते बोला, अच्छा जी, तो फिर क्या सच है? मैंने खुद अपनी आंखों से आपको देख। इतना बोलकर राधिका रुक जाती है। वही अधीर राधिका को उसकी बाजू से पकड़ते बोला, जान, आखिर मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि वो सब कुछ सिर्फ एक गलत फहमी है और कुछ भी नहीं। लेकिन राधिका अधीर की बात नहीं मानती और रोते बोली, इसीलिए आप आज सुबह सुबह से ऑफिस आ गए और मुझसे मिले तक नहीं? मुझे पता नहीं था कि आपको लड़के भी पसंद है। राधिका की आंखों में आंसू देखकर अधीर के दिल में चोट सी लगती है। वो राधिका से बोला, देखो जान, वैसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम समझ रही हो, हम तो बस प्रैक्टिस कर रहे थे और कुछ नहीं। राधिका बोली, ऐसी कौन सी प्रैक्टिस होती है जिसमें लड़का लड़की को घुटनों में बैठ के प्रपोज करता है? अधीर बोला, मेरी माँ, मैं तुम्हें प्रपोज करने की प्रैक्टिस कर रहा था क्योंकि मैं तुम्हें प्रपोज करना चाहता था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं तुम्हें प्रपोज कैसे करूं। राधिका रोते हुए बोली, सच्ची? तो अधीर उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए प्यार से बोला, सच्ची। वैसे पहले तुम मुझे ये बताओ कि हम दोनों के बीच तो सब कुछ हो चुका है। यदि मैं वैसा होता तो फिर हमारे बीच ये सब कैसे होता और तुम मुझसे इतनी खुश कैसे होती? राधिका ये सुनकर शर्मा जाती है और अधीर से बोली, अब भी ना कुछ भी बोलते हैं। अधीर राधिका को उसके चिन से पकड़ते बोला, अच्छा जी, तो तुम्हें बताओ, क्या तुम मेरी बेड परफॉर्मेंस से संतुष्ट नहीं हो? राधिका ये सुनकर अपना सर नीचे कर लेती है और कुछ भी नहीं बोलती। अधीर बोला, बोलो जान, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। क्या तुम मुझसे बेड में खुश नहीं हो? अगर नहीं हो तो बताओ, मैं तुम्हें खुश करने के लिए कुछ नया भी ट्राई कर सकता हूँ। राधिका को अधीर की बातों से बहुत शर्म आ रही थी, जिससे उसके गोरे गाल शर्म से टमाटर जैसे लाल हो जाते और रोने की वजह से उसकी नाक भी लाल हो गई थी, जो उसे और भी प्यारी बना रही थी। अधीर अब राधिका की दोनों गालों को अपने हाथों में भरता है और उसके होठों की तरफ बढ़ने लगता है। राधिका की तो इस वक़्त धड़कनें बढ़ने लगती है। उसकी धड़कनें तेज़ होती जा रही थी और उसने अपनी आँखें बंद कर ली थी। अधीर भी अपने होंठ राधिका के होठों पर रख देता है और उसे किस करने लगता है, लेकिन तभी लिफ्ट का दरवाज़ा खुल जाता है और लिफ्ट के सामने कुछ लोग खड़े थे। वो सब जब ये देखते हैं तो उनकी आँखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। उन्हें अपनी आँखों पर यकीन नहीं होता कि ये उनका खड़ूस बॉस ही है, लेकिन वो सभी जल्दी अपना फेस दूसरी तरफ करके खड़े हो जाते हैं। राधिका जब उन लोगों को देखती है तो अधीर को खुद से दूर धक्का देती है। राधिका की तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी उन सभी के पास से जाने की। उसका मन तो कर रहा था कि वो अभी मिस्टर इंडिया बनकर वहाँ से गायब हो जाए। लेकिन अफ़सोस वो कोई मिस्टर इंडिया नहीं है। राधिका को अब शर्म से रोना आ रहा था। तभी अधीर उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। राधिका ये देखकर हैरान रह जाती है। राधिका अधीर से बोली, आप ये सब क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे, सब लोग देख रहे हैं। अधीर बोला, तो क्या हुआ? कौन-सा मैं किसी और की बीवी को गोद में लिया हूँ? तुम मेरी वाइफ़ हो और इस ऑफ़िस की लेडी बॉस। कोई भी तुम्हारे बारे में यहाँ कुछ भी बात नहीं कर सकता। अधीर राधिका को अपनी गोद में लेकर लिफ्ट के बाहर निकल जाता है। बेचारी राधिका तो शर्म से पानी-पानी हुई जा रही थी, इसलिए वो अपना फेस अधीर के सीने में छिपा लेती है। अधीर को ये देखकर हँसी आ जाती है और वह स्माइल करते वहाँ से चला जाता है। अधीर को स्माइल करते देखकर पूरा स्टाफ हैरान था। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उसका बॉस स्माइल भी करता है और स्माइल करते हुए उसकी हैंडसमनेस और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। अधीर राधिका को कंपनी के पार्किंग एरिया में ले जाता है, जहाँ ले जाकर वह राधिका को अपनी कार में बिठाता है और उसका सीट बेल्ट लगाता है। राधिका अधीर को सवालिया नज़रों से देखती है और उससे बोली, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? और मेरे साथ पलक आई थी तो हम उसे भी साथ लेते हैं ना? अधीर सुनकर राधिका के कान के करीब आता है और अपनी गर्म सांस उसके एल्बो पर छोड़ते हुए बोला, मैं तुम्हें ये प्रूव करने के लिए ले जा रहा हूँ कि मैं एक बुरा मर्द हूँ और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। तो क्या तुम इसके लिए भी अपनी दोस्त को लेकर चलोगी?
अधीर की बात सुनकर राधिका हैरान रह जाती है। वो अधीर से बोली, आप कितने बेशर्म हो गए हैं। तो अधीर बोला, अब क्या करे जनाब, आखिर हमारे बेशर्म बनने के पीछे सबसे बड़ा हाथ आपका ही तो है। राधिका ये सुनकर हैरानी से अधीर को देखती है, जिसके ऐसे देखने पर अधीर को हंसी आ जाती है। वो अब जाकर अपनी कार की ड्राइविंग सीट में बैठ जाता है और राधिका बस घूरती रह जाती है। अधीर ड्राइव करते हुए राधिका से बोला, जान, यदि तुम मुझे ऐसे ही घूरती रही ना तो मैं तो अभी अपना कंट्रोल खो दूंगा और फिर यहीं पर शुरू हो जाऊंगा। राधिका के सुनकर मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो अधीर से बोली, सच में आप कितने बड़े वाले बेशर्म हो गए। लेकिन अधीर इस पर बस हंसकर रह जाता है। इधर पलक गुस्से से कैबिन से निकलकर लिफ्ट के अंदर चली जाती है। उसे देव के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। पलक खुद से बोली, मैं उस देव के बच्चे को छोड़ूंगी नहीं, उससे इस चीज का बदला तो मैं लेकर ही रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। वही कैबिन में देव खुद से बोला, अब तो चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं तुम्हें अपना बना कर ही रहूंगा। मेरी जान। देव की आंखों में इस वक्त पलक के लिए प्यार साफ साफ दिख रहा था। पलक लिफ्ट से बाहर आती है, तभी उसे राधिका का ख्याल आता है। पलक राधिका को कॉल करती है। राधिका, जो अभी अधीर के बगल में कार में बैठी हुई थी, उसका फोन बजता है। राधिका देखती है। अधीर बोला, कौन है। पलक बोलकर राधिका कॉल उठा लेती है और पलक से बोली, हेलो पलक, तुम कहाँ पर हो। पलक बोली, मैं अभी यही ऑफिस में हूँ, लेकिन तुम कहाँ पर हो। तो राधिका बोली, ओ पलक, मैं अभी इनके साथ कहीं जा रही हूँ, तो तुम एक काम करो ना, देव भैया के साथ घर चली जाना। पलक ये सुनकर एकदम से चिल्लाई, बिल्कुल भी नहीं, मैं उस घटिया अनजान के साथ बिल्कुल नहीं जाऊंगी। राधिका बोली, पलक, जैसा हमने देखा था वो सब सच नहीं है, वो सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। पलक चिढ़ते हुए बोली, मैं कुछ भी नहीं जानती, तुम बस मुझे लेने आओ और उसके साथ मैं बिल्कुल भी कहीं नहीं जाने वाली। इससे अच्छा तो मैं पैदल चली जाऊं। और फिर गुस्से से कॉल काट देती है। जिसके बाद अधीर राधिका से बोला, क्या हुआ जान। तो इस पर राधिका बोली, वो लगता है आज फिर इन दोनों की लड़ाई हुई है। पलक बहुत गुस्से में थी, जिसे सुनकर अधीर हंसने लगता है। बोला, लगता है साली साहिबा ही मेरे प्यार की दुश्मन बनना चाहती है। राधिका ने इस बात को सुन लिया था, तो वो अधीर से बोली, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं। अधीर अब कुछ नहीं बोलता। वो वापस अपनी कार को ऑफिस के दरवाजे में खड़ा कर देता है, जिसके बाद पलक भी आकर कार में बैठ जाती है। राधिका पलक से बोली, क्या हुआ पलक, तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कोई परेशान तो नहीं कर रहा। इस पर पलक देव के बारे में सोचती है। लेकिन वो देव के बारे में उन्हें नहीं बता सकती थी। पता नहीं सब लोग उसे गलत ना समझे। पलक यही सोचकर किसी को कुछ भी नहीं बोलती। वो राधिका को बोली, क्या हम लोग घर चले। राधिका इसके लिए मान जाती है और फिर वो अधीर की तरफ देखती है और अधीर की कार को घर की तरफ ले जाता है। लेकिन जाते हुए अधीर अपने मन में बोला, क्या यार, मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया। लेकिन वो बेचारा अब कर भी क्या सकता था। आखिर साले के सामने किसी की चलती कहाँ है जो आज अधीर की जाए। वो सब घर पहुंचते हैं, जहाँ पर पहले से ही मेला पार्टी राधिका और पलक के आने का वेट कर रहे थे। उन दोनों को आते देखकर वो सभी खुश हो जाते हैं, लेकिन फिर तभी उनकी नजर सामने से आ रहे अधीर पर जाती है, जिसे देखकर ओम बोला, क्या भाभी भाई साहब से बता दी है कि हम सब मेला जाने वाले हैं। तो इस पर नंदिनी बोली, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भाई हमें मेला जाने की परमिशन दी है। ओम बोला, तुम्हें कैसे पता। तो नंदिनी बोली, भाभी का फेस देखो ना, इस वक्त तो बिल्कुल शांत है। उन्हें देखकर लग ही नहीं रहा कि वो कुछ सोच भी रही है। ओम नंदिनी को अपनी छोटी आंखें करके देखता है और बोला, और ये बात तुझे कैसे पता। तो इस पर नंदिनी बोली, क्योंकि हम लड़कियों के पास एक स्पेशल पावर होती है जिसे हम लड़कों के दिमाग को पढ़ सकते हैं। ये सुनकर ओम हैरान रह जाता है और फिर बोला, हाँ कुछ भी। ओम नंदिनी की बात का यकीन नहीं करता। तभी अंश बोला, गाइस तुम दोनों अभी अपनी बातें छोड़ और ये सोचो कि हमारे मेला जाने का क्या होगा। दोनों अब यही सोचने लगते हैं। नंदिनी बोली, मैं जाकर भाभी से बात करती हूँ। तो इस पर अंश बोला, हाँ लेकिन अधीर के सामने बात मत करना। राधिका और पलक अंदर आती है, जिन्हें देखकर नंदिनी खुश हो जाती है और भागकर जाकर राधिका के गले लग जाती है। नंदिनी बोली, भाभी अब कहाँ चली गई थी, मैंने आपको कितना मिस किया। अधीर ये देखकर अपने मन में बोला, भाई इससे मुझे गले लगाने में तो अभी शर्म आ रही थी और दिक्कत हो रही थी, लेकिन अब इसे कुछ भी नहीं हो रहा। वही नंदिनी राधिका से धीरे से बोली, भाभी अपने भाई से मेले के बारे में बात की। ये सुनकर राधिका बोली, अरे यार मैं तो ये बात भूल ही गई थी। कोई बात नहीं, मैं अभी उनसे बात करती हूँ। नंदिनी बोली, हाँ भाभी करिए ना, लेकिन प्लीज़ कमरे में और अपनी पूरी कोशिश करना ना कि भाई मान जाए मेला जाने के लिए। राधिका ये सुनकर कुछ सोचने लगती है, लेकिन फिर वो खुद से बोली, यार मैंने बोल तो दिया, लेकिन इन्हें कैसे मनाऊंगी। तभी इन दोनों को इतनी देर से गले लगे देखकर पलक बोली, ये क्या तुम दोनों तो सुबह ही मिली थी, फिर ऐसे क्यों मिल रही हो जैसे जन्मों के बाद मिली हो।
पलक की इस बात पर दोनों लड़कियां अलग होती है और नंदिनी बोली, क्यों, क्या अब मैं अपनी भाभी से भी नहीं मिल सकती? पलक बोली, मिल सकती हो, मैंने कब मना किया? लेकिन इतनी देर तक नंदिनी पलक की बातें सुनकर बोली, लगता है पलक ये भूल गई कि हमारी क्या बात हुई थी। अब नंदिनी को कौन बताए कि देव के चक्कर में वो सब कुछ भूल गई है। वही राधिका अब इस टेंशन में थी कि वो अधीर को कैसे मनाए। अधीर अब सभी को इग्नोर करके कमरे में चला जाता है। जिसके जाने के बाद नंदिनी राधिका से बोली, भाभी आप भी चाहिए ना भाई के पीछे, और राधिका को कमरे में भेज देती है। अधीर कमरे में आने के बाद अपना ब्लेजर उतार रहा था, लेकिन तभी राधिका उसके पीछे से आ जाती है और उसका ब्लेजर उतारने में उसकी मदद करने लगती है। लाइए मैं आपकी मदद करती हूँ। अधीर रुक जाता है। राधिका अधीर का ब्लेजर निकाल कर उसे बेड में रख देती है और उसकी टाई खोलने लगती है। अधीर अब राधिका को उसकी कमर से पकड़ लेता है और अपने दोनों हाथों से उसकी कमर को कैद कर लेता है। अधीर राधिका को अपने एकदम करीब खींचते बोला, क्या बात है, अचानक से इतना प्यार? राधिका भी प्यार से बोली, क्यों, क्या अब मैं अपने पति से प्यार भी नहीं कर सकती? अधीर अब अपनी पकड़ को और मजबूत करते बोला, अरे मेरी जान, मैं तो चाहता हूँ कि तुम दिन रात बस मुझे ही प्यार करो, लेकिन तुम हो कि मुझसे दूर ही भागती रहती हो। ऐसा नहीं है जी। बोलते हुए राधिका अपने दोनों हाथों को अधीर के गले में डाल लेती है। अच्छा जी, ऐसा नहीं है तो फिर कैसा है? अधीर राधिका से बोला। राधिका बोले, आप पब्लिक प्लेस में वो सब क्यों करते हैं? लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे? अधीर इस पर बोला, जिसे जो सोचना है उसे सोचने दो, लोगों का तो काम ही है सोचना। अब क्या लोगों के पीछे मैं अपनी बीवी को प्यार करना छोड़ दी, वो भी तब जब मेरी बीवी इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है? अधीर राधिका के कान के पास जाकर अपनी गर्म सांस छोड़ते हुए बोला। अधीर की इस हरकत पर राधिका की धड़कनें बढ़ जाती है और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वही उसके गाल शर्म से लाल हो जाते हैं। अधीर राधिका को किस करने के लिए उसके होठों की तरफ बढ़ता है, जिससे शर्मा कर राधिका उसे खुद से दूर कर देती है। अधीर की पकड़ अभी कमज़ोर थी, इसीलिए वो सीधा जाकर बेड में गिरता है। ये देखकर राधिका हैरान रह जाती है। वो अधीर से बोली, सॉरी, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, मुझसे गलती से हो गया है। राधिका के फेस में उसका गिल्ट साफ देखा जा सकता है। वो अधीर के पास जाती है और उसे उठाने लगती है, लेकिन अधीर उसका हाथ पकड़कर उसे अपने ऊपर खींच लेता है और एक झटके में पलट जाता है, जिससे राधिका अब अधीर के नीचे थी और अधीर उसके ऊपर। लेकिन अधीर ने अपना वजन राधिका पर नहीं रखा था। उनकी बॉडी बस हल्की हल्की टच हो रही थी। अधीर राधिका को देखते बोला, अब भाग कर दिखाओ कैसे भागती हो? राधिका अपनी धीमी आवाज में, छोड़िए ना मुझे, कोई आ जाएगा। अधीर राधिका के फेस में अपनी उंगली फिराते बोला, आना है तो आ जाने दो। कौन सा, मैं कुछ और कर रहा हूँ, मैं तो बस अपनी बीवी से प्यार कर रहा हूँ। अधीर की ऐसी उंगली फिराने से राधिका मदहोश होने लगी थी। उसे एक अलग ही फीलिंग आ रही थी। उसकी आंखें बंद हो गई थी। अधीर जब ये देखता है तो उसके फेस पे स्माइल आ जाती है। वो राधिका की तरफ झुक झुकता है और अपने गर्म होंठ उसकी गर्दन पर रख देता है। अधीर के होंठ की छून से राधिका अंदर तक सिहर उठती है और उसकी सांस तेज हो जाती है। अधीर इस वक्त राधिका के कॉलर बोन पर किस कर रहा था। राधिका के हाथ अपने आप ही अधीर के सर पर चले जाते हैं। वो उसके बालों में अपनी उंगलियां चलाने लगती है, लेकिन तभी राधिका को याद आता है कि दरवाज़ा खुला है। इसीलिए राधिका अधीर से धीरे से बोली, पहले दरवाज़ा लगा लीजिए ना, नहीं तो कोई आ जाएगा। अधीर ये सुनकर रुक जाता है और राधिका की तरफ देखता है, जो उसे ही देख रही थी। वो राधिका की आंखों में देखते बोला, तो क्या तुम अभी वो सब करना चाहती हो? राधिका ये सुनकर कुछ नहीं बोलती, बस अपनी पलकें झुका लेती है, जिसे देखकर अधीर उसके मन की बात को समझ जाता है और वह एक स्माइल के साथ बेड से उठ जाता है और जाकर दरवाजे को अच्छे से लॉक कर देता है। अधीर अब पीछे पलटता है तो देखता है कि उसकी लिटिल वाइफ बेड पर नहीं है। अधीर खुद से बोला, ये कहाँ चली गई? अभी तो खुद बोल रही थी, लेकिन अब इतना जल्दी गायब हो गई। अधीर यहाँ वहाँ देखता है, तभी उसे बाथरूम से कुछ आवाज़ आती है। अधीर उस तरफ अपने कदम बढ़ा लेता है और वो दरवाजे पर नॉक करने वाला था कि तभी बाथरूम का दरवाज़ा खुल जाता है। अधीर अब जैसे ही सामने देखता है तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। अधीर के दिल की धड़कन बढ़ने लगती है। इस वक्त उसकी प्यारी वाइफ उसी ड्रेस में थी जो राधिका ने नंदिनी के रूम में पहनी थी, जो नंदिनी ने बाद में उसे ही दे दी थी। कैसी लग रही हूँ मैं? लेकिन अधीर क्या बोलता? उसकी नज़र तो राधिका पर से हट ही नहीं रही थी। उसकी नज़र राधिका के पैरों से होते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ती है। अधीर के दिल की धड़कन भी इसके साथ बढ़ रही थी। राधिका ने जब देखा कि अधीर कुछ नहीं बोल रहा तो वो खुद से बोली, क्या मैं अच्छी नहीं लग रही? राधिका का मुंह अब लटक जाता है, लेकिन तभी अधीर उसकी तारीफ करके बोला, सो ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर लग रही हो।
बिल्कुल चाँद के जैसे। राधिका के फेस में ये सुनकर स्माइल आ जाती है। राधिका अब अधीर की तरफ अपने कदम बढ़ा लेती है और अधीर तो बस देखे जा रहा था। दोनों ही एक दूसरे के प्यार में डूब जाते हैं। जिनके प्यार के साक्षी उस कमरे में गूंज रही उनकी मदहोश भरी आवाज़ें थी। दोनों ही दो जिस्म और एक जान हो चुके थे। वहीं बाहर बैठी-बैठी नंदिनी बेचैन हो रही थी। वो बोली, क्या भाभी भाई को मना पाएँगी? यदि भाई ने मना कर दिया तो? तब हम सब क्या करेंगे? इस पर पलक बोली, नंदिनी तुम चिंता मत करो, देखना जीजू राधिका की बात के लिए कभी मना नहीं करेंगे। तुम लोग बस चलकर मेला जाने की तैयारी करो। ओम बोला, तुम श्योर हो ना कि भाई इसके लिए मान जाएँगे? पलक बोली, श्योर 100%, क्योंकि मुझे मेरी जान पर भरोसा है। पलक की बात सुनकर सभी खुश हो जाते हैं और सब तैयार होने के लिए चले जाते हैं। पलक भी अपने कमरे में चली गई। वो अब मिरर के सामने जाती है। पलक जैसे ही अपने आप को मिरर में देखती है और उसकी नज़र उसके होठों पर जाती है तो उसे अपने देव के बीच का किस याद आ जाता है। पलक का हाथ अपने आप उसके होठों पर चला जाता है, लेकिन फिर वो खुद से बोली, पलक तुम ये सब क्या सोच रही हो? ये सब गलत है और इसके लिए मैं उस अंश को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। उसने मेरे साथ ये दूसरी बार किया है। इसकी कीमत तो उसे चुकानी ही पड़ेगी। पलक अभी देव से गुस्सा थी। वो जाकर पानी से अपना मुंह धुलती है। वही कमरे में राधिका थक चुकी थी और अधीर की बाहों में लेटी हुई थी। राधिका का चेहरा भी बिल्कुल उतर गया था। अधीर राधिका के फेस में आ रहे बालों को हटाते हुए प्यार से बोला, जान तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? राधिका अपना सरनामे हिला देती है। अधीर राधिका के गाल में किस करते बोला, आई एम सॉरी, आगे से मैं ज्यादा एग्रेसिव नहीं होऊंगा। राधिका इस पर बस एक स्माइल कर देती है, लेकिन फिर राधिका अधीर की तरफ देखती है और उससे बोली, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। अधीर बोला, हाँ तो? राधिका अधीर से बोली, पहले आप प्रॉमिस करो कि आप इसके लिए मना नहीं करेंगे। अधीर की ये सुनकर भवें चढ़ जाती है। वो बोला, ऐसी कौन सी बात है? राधिका बोली, करो ना प्रॉमिस, यदि आप नहीं कर रहे हो तो फिर मैं जा रही हूँ। और गुस्सा होकर वहां से जाने लगती है। जिसे ऐसे जाते देखकर अधीर उसे उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और बोला, जान तुम ऐसे कहाँ जा रही हो? राधिका अधीर से नाराजगी से बोली, जब आप मेरी बात नहीं सुन रहे हो तो मैं तो जाऊंगी ही ना। अधीर राधिका को उसके पीछे से गले लगाते हुए बोला, अच्छा बाबा बोलो तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें सब ला कर दूंगा। राधिका छोटे बच्चों की जैसे बोली, पक्का? अधीर पक्का वाला पक्का। राधिका ये सुनकर खुश हो जाती है और फिर वो बोली, मुझे ना मेला घूमने जाना है। अधीर जब ये सुनता है तो उसे हंसी आ जाती है और वो हंसते बोला, क्या मेला? तो तुम मेला जाने के लिए मुझसे प्रॉमिस ले रही थी? राधिका अपना मुंह फुलाते हुए बोली, पहले आप मुझे ये बताओ कि आप मुझे मेला लेकर चलेंगे कि नहीं? अधीर इस पर बोला, अब भाई मेरी जान ने इतने प्यार से बोला है तो मुझे तो उसकी बात माननी ही पड़ेगी। आखिर मुझे अपनी रातों का ख्याल भी तो रखना है। ये बोलते हुए अधीर राधिका को छेड़ने लगता है, जिसके ऐसा करने पर राधिका शर्माते हुए बोली, आप भी ना कुछ भी बोलते रहते हैं। अब राधिका चादर लपेट कर उठकर बाथरूम की तरफ भाग जाती है। जिसे जाते देखकर अधीर पीछे से बोला, अरे मेरी जान मेरे लिए भी तो रुको, मैं भी आ रहा हूँ तुम्हारे साथ। और जाकर बाथरूम के दरवाजे पर नॉक करने लगता है, लेकिन राधिका अंदर से चिल्लाकर बोली, आपकी अंदर एंट्री नहीं है, क्योंकि यदि आप यहाँ आए तो मुझे पता है आपको सीधे नहीं नहाना, इसीलिए आप जाकर दूसरा बाथरूम यूज़ कर लीजिए। अधीर का यह सुनकर मुंह लटक जाता है, लेकिन वो बोला, कोई बात नहीं, अब अपनी प्यारी बेबी की इतनी सी बात तो मैं सुन ही सकता हूँ। थोड़ी देर के बाद सभी लोग नीचे हॉल में रेडी होकर बैठे हुए थे, लेकिन अभी तक राधिका को कोई पता ही नहीं था। ओम परेशान होते बोला, क्या भाई ने हमारे जाने के लिए हाँ बोला होगा? अंश बोला, मुझे भी नहीं लगता। तो तभी पलक सब पर गुस्सा करते बोले, क्या यार तुम सब अपने से ही डिसाइड कर लेने लगे? पहले राधिका को तो आने दो, तुम सब अपने में ही डिसाइड कर लो। पहले राधिका को आने दो। वो सभी लोग बोल ही रहे थे कि तभी वहां पर राधिका आ जाती है। जैसे ही सब राधिका को देखते हैं तो उनके फेस में बड़ी सी स्माइल आ जाती है। नंदिनी तुरंत भागकर राधिका के पास जाती है। एक वो उससे बोली, भाभी भाई ने मेला जाने की इजाज़त दे दी ना? बोलिए ना जल्दी मुझसे, और इंतज़ार नहीं होता। अब राधिका ये सुनकर पीछे सीढ़ियों की तरफ देखती है, जिसकी नज़रों का पीछा सभी लोग करते हैं, जहाँ से अधीर सीढ़ियाँ उतरते हुए आ रहा था। अधीर को आते देखकर ओम का मुँह लटक जाता है और वो अपने लटके हुए मुँह से बोला, पक्का भाई ने हमारे जाने के लिए मना कर दिया होगा। तभी अंश बोला, अरे बिना पूरी बात जाने तुम नतीजे पर क्यों पहुंच जाते हो? पहले अधीर को ध्यान से देखो तो वो रेडी होकर आ रहा है। इसका मतलब भाई भी हमारे साथ मेला जा रहे हैं। नंदिनी अंश की बात को पूरा करते हुए बोली, जिसे सुनकर राधिका अपना सर हाँ में हिला देती है और उसकी ये बात सुनते ही सभी खुश हो जाते हैं। पलक एक्साइटेड होते हुए बोली,
अब तो हमें और भी मज़ा आएगा वहाँ पर। पलक ने अभी बोला ही था कि तभी एक और आवाज़ आई, कहाँ पर? और सब के सब कहाँ जाने के लिए तैयार खड़े हैं। पलक जैसे ही उस आवाज़ को सुनती है तो उसका मुँह बन जाता है, क्योंकि ये आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि देव की थी, जो कि अभी-अभी ऑफ़िस से घर आया है। देव को देखकर वो खुश होते हुए उससे बोला, देव भाई हम सब आज मेला देखने के लिए जा रहे हैं, इसीलिए सभी रेडी होकर खड़े हैं। देव ये सुनकर खुश हो जाता है और वो बोला, फिर तो मैं भी तुम सबके साथ मेला चलूँगा और हम सब वहाँ पर बहुत मस्ती करेंगे। देव ये बात पलक की तरफ देखते हुए बोल रहा था, जिसे सुनकर पलक अजीब-अजीब मुँह बना रही थी। पलक खुद से बोली, पता नहीं मेले में लंगूर का क्या काम है जो ये मुंह उठाकर मेला देखने जा रहा है। लेकिन तभी अधीर देव से बोला, देव 5 मिनट में रेडी होकर आ जाओ, नहीं तो हम लोग तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे। देव जैसे ही ये सुनता है वो तुरंत बोला, बस भाई मैं अभी 2 मिनट में रेडी होकर आता हूँ, और भागकर अपने रूम की तरफ चला जाता है। राधिका, नंदिनी और पलक तीनों लड़कियां आपस में बात कर रही थी कि वो वहाँ वहाँ पर क्या क्या करेंगी। उनके फेस से ही उनकी खुशी का पता चल रहा था। वहीं अंश और ओम भी बहुत खुश थे। तभी अंश बोला, यार जब हम सभी लोग मेला जा रहे हैं तो हम करण को भी बुला लेते हैं ना। ओम बोला, हाँ यार मैं तो करण भाई को भूल ही गया था। और फिर वो तुरंत अपने फ़ोन से कॉल करने लगता है। पहली बार में करण कॉल नहीं उठाता। अंश बोला, क्या हुआ? तो इस पर ओम बोला, उसने कॉल नहीं उठाया, मैं दोबारा ट्राई करता हूँ। ये बोलकर वो दोबारा कॉल करने लगता है। इस बार करण कॉल उठा लेता है। ओम बोला, हेलो भाई तुम कहाँ पर हो? मैं कब से तुम्हें कॉल कर रहा हूँ। करण बोला, मैं कुछ काम कर रहा था, बोलो तुमने कॉल क्यों किया? ओम खुश होते हुए करण से बोला, भाई आज हम लोग मेला घूमने जा रहे हैं, तो क्या तुम भी हमारे साथ मेला चलोगे? करण बोला, कौन कौन जा रहा है मेला? ओम, मैं, बड़े भाई, भाभी, नंदिनी, अंश, देव भाई, हम सब जा रहे हैं, तो क्या आप भी चलेंगे हमारे साथ? करण ये सुनकर कुछ सोचता है और फिर बोला, ठीक है तुम सब निकलो, मैं तुम्हें मेला में ही मिलूंगा। वो मौके बोलकर कॉल कट कर देता है। अब 5 मिनट हो चुके थे और ज़्यादा टाइम भी हो गया था। पलक घड़ी देखकर अधीर से बोली, जीजू टाइम हो गया है, हम लोग लेट हो रहे हैं, चलिए हम चलते हैं, जिसे आना होगा वो खुद आ जाएगा। नंदिनी भी अब पलक का साथ देते हुए बोली, हाँ भाई देव खुद आ जाएगा, हम चलते हैं। अधीर राधिका की तरफ देखता है, फिर बोला, ठीक है चलो सब। अब सभी महल से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन तभी सीढ़ियों से भागता हुआ देव आता है। वो भागते हुए बोला, यार तुम लोग मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? मैं भी तो तुम लोगों के साथ हूँ। ओम देव से बोला, क्या भाई, क्या आप थोड़ी जल्दी नहीं आ सकते थे? देव बोला, क्या तुम लोग थोड़ी देर और नहीं रुक सकते थे? तुम्हें तो और जल्दी पड़ी है मेला जाने की। देव की बात सुनकर ओम का मुंह बन जाता है और वो मुंह बनाते हुए बोला, जल्दी मुझे नहीं बल्कि पलक को पड़ी थी, वो जल्दी जल्दी लगी हुई थी। ये सुनकर देव टेढ़ी नज़रों से पलक को देखता है, फिर उससे बोला, अच्छा बेटा जी मेरे साथ चला की, तुम्हें तो मैं मेले में बताता हूँ। देव के फेस में इस वक्त एक मिस्टीरियस मुस्कान थी, जिससे ये साफ पता चल रहा था कि उसके दिमाग में कुछ प्लान चल रहा है। वही पलक देव को देखकर अपना मुंह बनाते हुए बोली, ये लंगूर क्यों जा रहा है हमारे साथ में? और देव को देखकर मुँह बनाते हैं, जिससे देव भी देख लेता है, लेकिन इससे उसके फेस में मुस्कान आती है। वो सभी अब कार में बैठकर मेले के लिए निकल जाते हैं। जहाँ अधीर की कार में अधीर, राधिका, नंदिनी और पलक थी, वहीं दूसरी कार में देव ड्राइव कर रहा था, जिसके बगल वाली सीट में अंश बैठा हुआ था और ओम पैसेंजर सीट में। ओम बहुत एक्साइटेड नज़र आ रहा था मेला जाने के लिए, जिसे देखकर देव उससे बोला, तुम तो बिल्कुल ऐसे खुश हो रहे हो मेला जाने के लिए जैसे वहाँ पर तुम्हारा बिछड़ा हुआ प्यार तुम्हें मिल जाएगा। ये सुनकर ओम कुछ सोचते हुए बोला, काश आपकी बात सच हो जाए और मुझे भी पलक के जैसे एक सुंदर सी लड़की मिल जाए। अगर उसके जैसे नहीं मिली तो मैं उससे भी काम चला लूँगा। देव जब ये सुनता है तो उसकी आंखें छोटी हो जाती है और वह मिरर से ओम को घूर कर देखता है, जैसे अभी उसे खा जाएगा। ये चीज़ अंश भी देख लेता है, इसीलिए वो ओम से बोला, ओम मुझे क्या लगता है तुम पलक के जैसी लड़की ढूंढने से अच्छा है उसे ही अपनी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बना लेते? अब तो देव को ये सुनकर गुस्सा आ गया था और वो एकदम से कार का ब्रेक लगा देता है, जिससे ओम और अंश दोनों को ही झटका लगता है। वो दोनों झटके से आगे आ जाते हैं। अंश का सर कार से टकराते टकराते बच गया था, लेकिन ओम का सर कार की सीट में भिड़ गया था। ओम चिढ़ते बोला, तुम कैसे कार चला रहे हो? देखकर ब्रेक लगाते नहीं बनता? देव अपनी भारी आवाज़ में बोला, सामने कुत्ता आ गया था। ओम बोला, तो धीरे से ब्रेक लगाते, मेरे सर में लग गई और तो और मेरी हेयर स्टाइल भी ख़राब हो गई। देव इस पर मुंह बनाते बोला, इसीलिए तो बोलता हूँ कि कार में बैठकर सीट बेल्ट हमेशा लगाओ, नहीं तो किसी दिन दोनों के ऐसे ही सर फूटेंगे। ये बोलकर वो कार को फिर से स्पीड में ड्राइव करने लगा, लेकिन अंश के फेस में स्माइल थी, क्योंकि उसे ये बात साफ साफ दिख रही है कि देव को जेलसी हो रही है। वही अधीर की कार में राधिका अधीर के बगल में बैठी हुई थी और नंदिनी पलक कार से बाहर देखने में खोई हुई थी। राधिका अब अधीर से बोली, आपको मेरी कही हुई बात याद है ना, जो मैंने आपसे बोला था? अधीर राधिका की तरफ देखते हुए बोला, मुझे याद है मेरी जान,
तुम चिंता मत करो, आज मैं राजस्थान का हुक्मशाह नहीं बल्कि एक आम इंसान हूँ, जो अपने परिवार के साथ समय बिताने आया है। वो सभी थोड़ी ही देर में मेला पहुँच जाते हैं, जहाँ पहुँचकर अधीर और देव दोनों कार को पार्किंग में लगाने चले जाते हैं। वहीं बाकी सब एक साथ खड़े हुए थे। वो सभी मेला की सुंदरता को बाहर से देख रहे थे और सभी बहुत खुश थे। वहीं इधर अधीर देव से बोला, हमारे लोग मेले में आ गए हैं ना? तो इस पर देव बोला, हाँ, मैंने पवन को कॉल कर दिया था। हमारे सभी लोग यहाँ पर आ गए हैं और आम लोगों में शामिल है और सबके आसपास ही रहेंगे। अधीर बोला, हमें आज उस किडनैपर को भी ढूंढना है जो लड़कियों को किडनैप करता है। देव बोला, सारा अरेंजमेंट हो गया है, तुम चिंता मत करो। अधीर अब अपनी कार से अपनी गन निकालता है और उसे अपनी पैंट के पीछे रख लेता है और देव से बोला, सबको चौकन्ना रहने को बोलो। ये सुनकर देव अपना सर हाँ में हिलाता है और फिर दोनों सबके पास चले जाते हैं, जहाँ पर उन्हें देखकर ये चारों खुश हो जाते हैं। अधीर सबके पास जाकर बोला, आज जिसे जो मेले में पसंद आए उससे ले लेना, उसके पैसे मैं दूंगा। ये सुनकर सभी खुश हो जाते हैं और पलक अपने मन में बोली, आज तो सच में बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि अपना पैसा खर्च तो होना नहीं है और दूसरों का पैसा खर्च करने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। ये सुनकर देव हैरानी से पलक को देखता है, जिस पर पलक उसे बोली, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? मैंने कौन सा तुम्हारा कोई कर्जा खाया? और ये बोलकर पलक वहाँ से चली जाती है। जिसे जाते हुए देव भी देख रहा था और खुद से बोला, आखिर इस लड़की को दूसरों के पैसे से कितना प्यार है, पता नहीं मैं इसे कैसे संभालूंगा। देव यही सब बातें कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ एक अंधेरे कमरे में एक आदमी बैठा हुआ था। वो आदमी किसी को कॉल करता है। जैसे ही दूसरी तरफ से कॉल रिसीव हुई, आदमी अपनी भारी आवाज़ में बोला, सब कुछ तैयार है ना? आज वो हुक्म से अपने परिवार के साथ मेला देखने जा रहा है, लेकिन वो मेले से वापस नहीं आना चाहिए। दूसरी तरफ से एक आदमी की आवाज़ आई, बॉस आप चिंता मत करो, आज हम उस हुक्म शाह को मौत की घाट उतार देंगे। ये सुनकर आदमी के फेस में एक घिनौनी मुस्कान तैर जाती है। वो बोला, ऐसा ही हो, क्योंकि यदि आज मैंने उसकी मौत की खबर नहीं सुनी तो कल तुम लोगों की मौत की खबर अखबार में छपी होगी। आदमी ये सुनकर डर जाता है और बोला, बॉस आप चिंता मत करिए, आपका काम पूरा हो जाएगा और आज वो हमारे हाथ से किसी भी कीमत में बचकर नहीं जा पाएगा। आदमी ये बोलकर कॉल कट कर देता है और वो अपने आप से बोला, आज चाहे कुछ भी हो जाए वो बचना नहीं चाहिए।